Hello friends, welcome to all. Myself Vishal Jogidas. Today we will discuss about load cells for pressure measurement, and this topic is covered in the subject of industrial instrumentation. Now first of all, what is load cell? Load cell are also called as force meter. It means it is used for measurement of force. A load cell is a device that converts force into pressure. So, this device will convert force into pressure. If the area on which the load is placed is known, then the calibration of force can be done directly. यानी कि अगर आपको जहाँ पे लोड होता है उसका एरिया अगर आपको पता है तो उसका कैलिब्रेशन करके आप लोग फोर्स जो है वो डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं. प्रेशर इज मेजर्ड विच इज़ प्रोपोर्शनल टू फोर्स. कौन सा आप प्रेशर मेज़र कर सकते हैं? देखिए, हम लोग जानते हैं प्रेशर जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है, तो वो प्रेशर हम लोग मेज़र कर सकते हैं. यहाँ पे हमने लिखा है इट इज़ इक्वल टू x इंटू एफ, वेर x इज़ कॉन्स्टेंट. तो इस तरह से हम लोग कैलिब्रेशन करके फोर्स मेज़र कर सकते हैं. A load cell is a transducer that is used to convert a force into electrical signal. See, it is a transducer. We know that transducer is the device which converts non-electrical quantity into electrical quantity. So, load cell is also one type of transducer. It will convert force into electrical signal. This conversion is direct, indirect, and happens in two stages. We know that the principle of indirect measurement. Stage 1, the force being sensed deforms a strain gauge. यानी कि क्या होता है, फोर्स जो होता है वो पहले सेंस होता है और उसकी वजह से ये स्ट्रेन गेज को डिफॉर्म करता है, यानी कि स्ट्रेन गेज पे ऊपर इफेक्ट डालता है. और दूसरा स्टेज की बात करें तो क्या होगा, द स्ट्रेन गेज कन्वर्ट्स द डिफॉर्मेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. सी, डिफॉर्मेशन इज नथिंग बट स्ट्रेन. सो पहले स्टेज में क्या हुआ था, फोर्स जो था वो सेंस करके उसका स्ट्रेन में कन्वर्जन हुआ था और उसको स्ट्रेन गेज ने सेंस किया था. स्ट्रेन गेज क्या करता है, जो भी स्ट्रेन है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है. तो ये दो स्टेज में ये लोड सेल वर्क करता है. पहला स्टेज है उसे बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसड्यूसर और दूसरे स्टेज में जो ट्रांसड्यूसर यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर. नाउ पहला टाइप हम देखते हैं प्रोविंग रिंग. प्रोविंग रिंग जो है वो एक वन टाइप ऑफ प्रेशर ट्रांसड्यूसर है. द प्रोविंग रिंग is a device used to measure force. It consists of an elastic ring of known diameter with a measuring device located in the center of the ring. यानी कि देखिए इसका नाम में ही भी हम लोग रिंग देख सकते हैं. इसलिए ये क्या है, एक रिंग है. यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं ये स्टील की रिंग होती है और इसका डायमीटर जो है वो हमें पता होता है. एंड इसके सेंटर में क्या होता है, देखिए यहाँ पे सेंटर में कुछ डिवाइस लगा हुआ है, तो वो मेजरिंग डिवाइस है. ठीक है, वहाँ पे हम लोग इसका जो डिफॉर्मेशन होगा वो मेज़र कर सकते हैं. दे आर मेड ऑफ स्टील एलॉय. ठीक है, स्टील एलॉय में से बनी हुई है. मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस एस्टेब्लिश्ड इन 1946 बाय द नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड. देखिए इसका मेज़रमेंट जो है वो कैसे होता है, नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड जो भी स्पेसिफाई करता है इस स्पेसिफिकेशन से, इस हिसाब से हमें ये मैन्युफैक्चर करना होता है. प्रोविंग रिंग्स
कैन बी डिजाइन टू मेजर आइदर कंप्रेशन और टेंशन फोर्सेस। देखिए हम लोग जानते हैं दो टाइप के फोर्सेस होते हैं। कंप्रेसिव फोर्स यानी कि फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से फोर्स आता है और यहाँ से फोर्स आता है, तो ये कौन सा फोर्स हुआ? कंप्रेसिव फोर्स हुआ। और मान लीजिए ये फोर्स इधर आता है और एक इस तरफ जाता है, तो क्या हो गया? टेंसाइल फोर्स हो गया। तो दो टाइप के फोर्स होते हैं, कंप्रेसिव और टेंशन फोर्सेस। तो प्रूविंग रिंग जो है उसमें हम दोनों टाइप के फोर्सेस मेजर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर कैलिब्रेटिंग मटेरियल टेस्टिंग मशीन। ठीक है, ये स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं कि जो भी हम लोग स्टैंडर्ड करेंगे तो उसके लिए कैलिब्रेटिंग मटेरियल टेस्टिंग करना होता है। कैपेसिटी 100 न्यूटन टू 1000 किलो न्यूटन। कैपेसिटी जो है वो उसकी रेंज बहुत ही ज़्यादा है, 1000 न्यूटन टू 1000 किलो न्यूटन। डिफ्लेक्शन इज यूज्ड एज द मेजर ऑफ अप्लाइड लोड। जो भी इसमें डिफ्लेक्शन होगा उसको हम कैसे मेज़र करेंगे? अप्लाइड लोड। अप्लाइड लोड को मेज़र करने के लिए इसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो हम यूज़ करेंगे। देखिए डिफ्लेक्शन कैसे होगा? मान लीजिए ये रिंग है, ठीक है, यहाँ से अगर फोर्स आता है और यहाँ से कंप्रेसिव फोर्स आता है तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, यानी कि इसका जो डायामीटर है वो चेंज होता रहेगा। तो उस तरह से कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्स होगा तो उसका डायामीटर जो है वो चेंज होगा, और इस तरह से हम लोग ये मेज़र कर सकते हैं। देखिए दिस डिफ्लेक्शन इज मेजर्ड बाय प्रिसाइजन माइक्रोमीटर। देखिए ये एलो स्टील का बना हुआ होता है और इसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा। तो वो स्मॉल डिफ्लेक्शन को मेज़र करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? प्रिसाइजन माइक्रोमीटर की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी मदद से हम लोग इसको मेज़र कर सकते हैं। माइक्रोमीटर इज सेट विथ हेल्प ऑफ वाइब्रेटिंग रीड। तो माइक्रोमीटर जो है उसको हम सेट कर सकते हैं वाइब्रेटिंग रीड की मदद से। और देखिए एम इज इक्वल टू पी आर बाई 2 इंटू कोस 5 माइनस 2/पाई, ये फॉर्मूला है। ठीक है, मेज़र करने के लिए इसके ऊपर से हम लोग कैलिब्रेशन कर सकते हैं। पी जो है वो फोर्स और लोड है, एम क्या है? बेंडिंग मोमेंट है, और आर जो है वो रेडियस ऑफ प्रूविंग रिंग है। तो ये सब पैरामीटर का यूज़ करके हम लोग ये बेंडिंग मोमेंट मेज़र कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो है वे प्रैक्टिकल प्रूविंग रिंग है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये क्या है? रिंग, प्रूविंग रिंग है। यहाँ से हम लोग फोर्स देते हैं, ठीक है। और नीचे देखिए, नीचे से भी हम लोग ये फोर्स देते हैं। और यहाँ पे प्रोजेक्शन लग है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल बॉस, ठीक है। और यहाँ से भी एक्सटर्नल बॉस हम लोग देख सकते हैं। और ये जो है ये है इंटरनल बॉस, ठीक है। इंटरनल बॉस भी होते हैं। और बीच में ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट सेंसर। जनरली हम लोग एलवीडीटी यूज़ करते हैं डिस्प्लेसमेंट सेंसर की वजह से। और ये सर्कुलर रिंग है। तो देखिए इस तरह प्रूविंग रिंग से कैसे हम लोग फोर्स मेजर कर सकते हैं। पहले तो क्या होता है, यहाँ से फोर्स देते और यहाँ से ऐसे फोर्स आएगा तो क्या होगा? जो रिंग का डायमीटर है उसमें चेंज आएगा, ठीक है। और वो डायमीटर चेंज होगा, उसके हिसाब से ये जो एलवीडीटी है उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। और एलवीडीटी में डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसके प्रोपोर्शनल में क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं एलवीडीटी का प्रिंसिपल्स, जो आप लोग समझ सकेंगे कि इसके आउटपुट क्या होगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फोर्स और लोड मेजर कर सकते हैं।
ए रिंग यूज्ड फॉर कैलिब्रेटिंग टेंसाइल टेस्टिंग मशीन्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिंग का यूज़ करते हैं टेंसाइल टेस्टिंग मशीन के लिए। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ LVDT विच सेंसेस द डिस्प्लेसमेंट केस्ड बाय द फोर्स रिजल्टिंग इन ए प्रोपोर्शनल वोल्टेज। जो हमने बोला यही यहाँ पे लिखा है। क्या कहते हैं कि LVDT क्या करेगा, जो भी डिस्प्लेसमेंट आएगा वो सेंस करेगा और उसके हिसाब से रिजल्टिंग आउटपुट में जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल देगा। और वो किसके प्रोपोर्शनल में होगा, तो वो फोर्स के प्रोपोर्शनल में होगा। इट इज़ प्रोवाइडेड विथ द प्रोजेक्शन लग्स फॉर लोडिंग। देखिए हमने यहाँ पे देखा प्रोजेक्शन लग यानी कि एक्सटर्नल बॉक्स, उससे लग प्रोजेक्शन लग भी प्रोवाइड किए होते हैं। एंड LVDT इज अटैच्ड विद द इंटीग्रल इंटरनल बॉसेस C एंड D। देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बीच में इंटरनल बॉसेस C एंड D के बीच में जो है वो LVDT को प्लेस किया है। When the forces are applied through the internal external bosses A and B, सॉरी इंटीग्रल एक्सटर्नल बॉसेस A and B, जो ये देखिए A और B क्या है, ये एक्सटर्नल बॉसेस है और उन दोनों को इंटीग्रेट करके जो फोर्स लगेगा उसके बाद क्या होगा, द डायमीटर ऑफ रिंग चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन विच इज़ नोन एज रिंग डिफ्लेक्शन। तो इसका जो रिंग का जो डायमीटर जो है वो चेंज होगा और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन बोलते हैं। यानी कि इसके शेप में कुछ चेंज हुआ यानी कि क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। तो इस तरह से डिफ्लेक्शन होता है। द रिजल्टिंग डिफ्लेक्शन ऑफ द रिंग इज मेजर्ड बाय LVDT विच कन्वर्ट्स द रिंग डिफ्लेक्शन और डिस्प्लेसमेंट इनटू वोल्टेज सिग्नल। वो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि LVDT जो है वो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और कैसे करता है वो हम लोग ने देखा था LVDT के वीडियो में। एन एक्सटर्नल एम्पलीफायर मे बी कनेक्टेड टू प्रोवाइड डायरेक्ट करंट टू ड्राइव द इंडिकेटर्स और द मेजर्ड वैल्यू ऑफ फोर्स। कई बार क्या होता है कि इसका आउटपुट जो होता है वो बहुत ही कम रहता है या और स्मॉल रहता है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्नल एम्पलीफायर का यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा यानी कि इंक्रीज हो जाएगा। इन प्लेस ऑफ LVDT माइक्रोमीटर कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ फोर्स और रिफ्लेक्शन विच इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला दिस। देखिए अभी हमने LVDT का यूज़ किया है, बट अगर हमें LVDT का यूज़ नहीं करना है तो इसकी जगह पे हम लोग माइक्रोमीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जनरली तो LVDT का ही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए हम माइक्रोमीटर का भी यूज़ करना है तो ये फॉर्मूला के हिसाब से हमें फोर्स मिलेगा। F इज इक्वल टू 16/π/2 माइनस 4/π इंटू E इंटू वाई अपॉन d³ अभी ये क्वांटिटी क्या है ये यहाँ पे दी गई है। F जो है वो फोर्स है, ठीक है। कैपिटल E जो है वो है यंग्स मॉड्यूलस है। I जो है वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। देखिए मैकेनिकल टर्म्स है सब, ठीक है। D इज द आउटर डायमीटर ऑफ द रिंग, यानी कि जो प्रोइंग रिंग है उसका आउटर डायमीटर जो है वो कैपिटल D है। एंड Y इज द डिफ्लेक्शन, Y क्या है, डिफ्लेक्शन। जितना भी डायमीटर में चेंज हुआ उसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन, तो उसको डिनोट किया है Y से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लोड और फोर्स मेज़र कर सकते हैं और इस डिवाइस को बोलते हैं प्रोविंग रिंग टाइप लोड सेल, ठीक है। दूसरी टाइप का लोड सेल है हाइड्रोलिक लोड सेल। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, हाइड्रोलिक लोड सेल
वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स काउंटर बैलेंस। ठीक है, इसको हाइड्रोस्टेटिक लोड सेल भी बोलते हैं। तो हाइड्रोस्टेटिक लोड सेल है वो क्या प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है? फोर्स काउंटर बैलेंस। फोर्स इज अप्लाइड ऑन लिक्विड मीडियम कंटेन्ड इन ए क्लोज्ड स्पेस, द प्रेशर ऑफ लिक्विड विल इंक्रीज। कैसे फोर्स मेजर करेंगे? कोई एक लिक्विड क्लोज स्पेस में कोई एक लिक्विड है, उसके ऊपर अगर फोर्स होगा तो क्या होगा? प्रेशर ऑफ लिक्विड विल इंक्रीज। द इंक्रीज्ड प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। जो भी प्रेशर होगा वो फोर्स के प्रोपोर्शनल में होगा। व्हेन कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ फोर्स, तो इसका हम कैलिब्रेशन कर सकते हैं कि इतना फोर्स लगाते हैं तो इतना प्रेशर होता है इंक्रीज। इस तरह से हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये फिगर दी गई है। यहाँ पे देखिए ये कुछ देख सकते हैं हम, इसमें क्या है? लिक्विड है और इसके अंदर ये मेटल डायाफ्राम का यूज़ किया है। और यहाँ से अगर फोर्स देंगे तो डायाफ्राम का यूज़ किया है, इसलिए क्या होगा? फोर्स का डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्जन हो जाएगा। और ये यहाँ से ये ट्यूब के द्वारा क्या है? ये बर्डन ट्यूब है, बर्डन ट्यूब। बर्डन ट्यूब का वर्क क्या होगा कि जैसे भी इसके ऊपर रिफ्लेक्शन आएगा तो ये फोर्स आएगा। जैसे ही इसके ऊपर फोर्स आएगा तो ये बर्डन ट्यूब का आउटपुट क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा। यानी कि ये प्रेशर का डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्जन करेगा। और ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग ये पॉइंटर की मदद से मेज़र कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हम लोग हाइड्रोस्टेटिक और हाइड्रोलिक लोड सेल का देख सकते हैं। देखिए इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की बात कर लेते हैं। द ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाइड्रोस्टेटिक लोड सेल इज शोन बिलो, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है। हाइड्रोस्टेटिक लोड सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लंगर यूज्ड इन स्टैटिक मेजरमेंट। ठीक है, A piston with loading platform is placed on top of diaphragm. डायाफ्राम जो है वो एक डिवाइस है, वो क्या करेगी? प्रेशर उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उसका प्रेशर में कन्वर्जन हो जाएगा। द फोर्स इज मेड टू अप्लाई ऑन द लोड प्लेटफॉर्म विच इज़ कनेक्टेड टू द डायाफ्राम। ठीक है, डायाफ्राम के ऊपर फोर्स हमें अप्लाई करना है। द डायाफ्राम seals the chamber which is filled with fluid commonly oil। जो चैम्बर जो है वो फ्लूइड कॉमनली ऑयल से भरी हुई है। लिक्विड मीडियम अंडर प्री लोडेड प्रेशर। ठीक है, ये ऑयल जो है वो लिक्विड मीडियम की तरह से ये वर्क करेगा। एंड कनेक्टेड टू प्रेशर गेज कॉमनली बर्डन ट्यूब। और ये जो है हमने देखा था, ये क्या है? चैम्बर प्रेशर गेज के साथ कनेक्ट हुई होती है। और प्रेशर गेज जो है वो जनरली क्या होता है? बर्डन ट्यूब टाइप का प्रेशर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, प्रेशर गेज। व्हेन लोड इज प्लेस्ड इन पिस्टन इट फोर्सेस द डायाफ्राम इन टर्न इंक्रीजेस द ऑयल प्रेशर। यानी कि क्या होगा? देखिए यहाँ फिगर में देखते हैं, जैसे ही यहाँ से फोर्स अप्लाई किया तो क्या इसके अंदर जो लिक्विड भरा है यहाँ पे, इसका प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, ड्यूरिंग द मेजरमेंट प्रोसेस द अप्लाइड फोर्स प्रेशराइजेस द ऑयल विच इन टर्न एक्टिवेट्स द बर्डन गेज एंड द नीडल कनेक्टेड टू इट इंडिकेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस प्रेशर एक्सर्टेड। यानी कि जितना भी प्रेशर हुआ होगा उसके हिसाब से ये पॉइंटर जो है वो हमें रीडिंग दिखाएगा। ठीक है, तो इसका हमने कैलिब्रेशन किया होता है, यानी कि रीडिंग के ऊपर से हम लोग बोल सकते हैं कि कितना प्रेशर है। द इंक्रीज्ड प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू applied force when calibrated in
टर्म्स ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स के टर्म में हमने कैलिब्रेट किया होगा तो इस तरह से हम लोग मेज़र कर सकेंगे। दिस इंस्ट्रूमेंट्स आर डिजाइंड फॉर मेजरिंग मच लार्जर मासेस, यानी कि बहुत ही लार्ज मास होगा तो उसके लिए मेज़र करने के लिए हम लोग इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोलिक लोड सेल्स आर मच मोर एक्यूरेट विथ एन एक्यूरेसी फिगर ऑफ ±0.05% ऑफ फुल स्केल बीइंग टाइपिकल, यानी कि इसकी एक्यूरेसी जो है वो ±0.05% रहेगी। However, in order to obtain such a level of accuracy, correction for the local value of g is necessary, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के थ्रू जो एक्सेलरेशन होगा उसका हमें करेक्शन करना होगा। A measurement resolution of 0.02% is attainable, यानी कि 0.02% का रिसोल्यूशन हम लोग अटेन कर सकते हैं। एक्यूरेसी ±0.05% है, लेकिन रिसोल्यूशन क्या है 0.02% होता है। डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 0.05 mm एट फुल लोड। देखिए फुल लोड पे कितना डिफ्लेक्शन होता है 0.05 mm, यानी डिफ्लेक्शन जो है वो बहुत ही कम रहता है, स्मॉल डिफ्लेक्शन होता है। लोड रेंज 20 to 500 टन्स, यानी कि इसकी लोड की रेंज जो है वो 20 to 500 टन्स की रहती है, तो लोड रेंज बहुत ही ज़्यादा है। द फोर्स इज़ वेल मेजर्ड एट 20 टन्स विथ गुड रिसोल्यूशन एंड एक्यूरेसी, यानी कि जो 20 टन का जो फोर्स है वो गुड रिसोल्यूशन और एक्यूरेसी के साथ हम लोग मेज़र कर सकते हैं। मेजरमेंट रेंज क्या है 0 to 3000 टू 0 to 5 मिलियन न्यूटन, इतनी रेंज में हम लोग मेज़र कर सकते हैं फोर्स को। अब देखिए स्ट्रेन गेज लोड सेल की बात कर लेते हैं, तो उसमें क्या है, स्ट्रेन गेज लोड सेल इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर दोनों का हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। चेंज इन अप्लाइड फोर्स इज कन्वर्टेड इनटू चेंज इन वोल्टेज, यानी कि जो भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसका कन्वर्जन कहाँ पे होता है, चेंज इन वोल्टेज, वोल्टेज में कन्वर्जन होता है। व्हेन ए स्टील सिलेंडर इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स इट टेंड्स टू चेंज इन डायमेंशन। कोई स्टील सिलेंडर है उसको अगर फोर्स में रखते हैं तो क्या होगा, उसका डायमेंशन चेंज होगा। इफ द स्ट्रेन गेजेस आर बाउंडेड ऑन द सिलेंडर when force is applied, strain gauge is stretched or compressed, causing a change in strain gauge dimension along length and diameter, यानी कि अगर हमने ये सिलेंडर के ऊपर स्ट्रेन गेज को रख दिया है तो क्या होगा, स्ट्रेन गेज या तो स्ट्रेच होगा या तो कंप्रेस होगा, तो उसके हिसाब से क्या होगा, चेंज इन स्ट्रेन गेज डायमेंशन, स्ट्रेन गेज के डायमेंशन में भी चेंज होगा। ठीक है, इफ़ द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन गेज इज चेंज्ड इट्स रेजिस्टेंस ऑल्सो चेंजेस, यानी कि जो स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस है उसमें भी चेंज होगा डायमेंशन की वजह से। द चेंज इन रेजिस्टेंस इज ए मेजर ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी कि जो भी रेजिस्टेंस में चेंज होगा वो क्या होगा, ड्यू टू मेजर ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी कि अप्लाइड फोर्स में चेंज होगा, उसके प्रोपोर्शनल में रेजिस्टेंस चेंज होंगे। कंस्ट्रक्शन की बात करें, स्ट्रेन गेज लोड सेल इज शोन बिलो, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ए सिलेंडर मेड ऑफ स्टील ऑन विच 4 आइडेंटिकल स्ट्रेन गेजेस आर माउंटेड ऑन साइड्स ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, देखिए ये रहा, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग स्ट्रेन गेज लोड सेल, ये पूरा सिलेंडर है और यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेन गेज लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, दो साइड में हमें दिख रहा है और पीछे की दो साइड में भी होंगे, यानी कि 4 स्ट्रेन गेज का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं। द गेजेस आर कनेक्टेड टू ए व्हिस्टन ब्रिज सर्किट,
यानी कि चार, ये जो चार जो गेज है उसे हम लोग कहाँ कनेक्ट करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज के चार चार आर्म होते हैं उसमें हम लोग कनेक्ट करेंगे। द फोर स्ट्रेन गेज आर अरेंज्ड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, यानी कि जो भी चार स्टेज है वो राइट एंगल्स में कनेक्ट किए होते हैं। Under no load condition on cylinder, all four gauge will have same resistance, यानी कि अगर कोई लोड नहीं दिया होता है तो क्या होता है, under no load condition on cylinder, all four gauge will have same resistance, hence the Wheatstone bridge is balanced and the output voltage will be zero, यानी कि जब भी हमने लोड नहीं दिया है तो उस समय आउटपुट वोल्टेज जीरो होगा। ठीक है, ब्रिज जो है वो बैलेंस होगा। When force is applied, the gauges along axis y1 and y2 will be compressed and resistance will decrease, and the gauges along axis x1 and x2 will be stretched and resistance will increase। जो y1 y2 एक्सिस पे जो स्ट्रेन गेजेस हमने रखे हुए हैं उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और x1 x2 एक्सिस पे जो हमने गेज रखे हुए हैं उसका रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगा, यानी कि इंक्रीज होगा। When a steel cylinder is subjected to a force, it tends to change in dimension। हमने पहले भी देखा कि जैसे ही सिलेंडर के ऊपर फोर्स आएगा तो उसका डायमेंशन चेंज होगा। इफ़ द स्ट्रेन गेजेस आर बाउंडेड ऑन द सिलेंडर व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, स्ट्रेन गेज इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड, केसिंग ए चेंज इन स्ट्रेन गेज डायमेंशन अलोंग लेंथ एंड डायमीटर। यानी कि क्या है, हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि जैसे जैसे इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे वैसे वैसे उसका डायमेंशन चेंज होता चला जाएगा। इसके और स्ट्रेन गेज को हमने सिलेंडर के ऊपर लगाया तो स्ट्रेन गेज का डायमेंशन भी चेंज होगा। इफ़ द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन गेज इज चेंज्ड, इट्स रेजिस्टेंस ऑल्सो चेंजेस, जो हमने ऑलरेडी आगे देख लिया है। द चेंज इन रेजिस्टेंस इज ए मेजर ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी कि जो भी रेजिस्टेंस का चेंज है वो अप्लाइड फोर्स का मेजर है, यानी कि जो जितना फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे उतना रेजिस्टेंस में चेंज होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। हेंस वेरिएशन इन रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेन गेज अनबैलेंस द व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी कि पहले क्या था, जब लोड अप्लाई नहीं किया था तो जो ब्रिज था वो बैलेंस कंडीशन में था, बट जैसे ही हमने लोड अप्लाई किया तो क्या हो गया, वेरिएशन आ गया। इसके लिए इसके हिसाब से क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया ब्रिज में। Hence variation in resistance of strain gauge unbalance the Wheatstone bridge. The change in resistance is proportional to applied force when calibrated in terms of force, यानी कि जो भी चेंज होगा वो डायरेक्टली फोर्स के प्रोपोर्शनल में होगा और उसे हम लोग कैलिब्रेशन कर सकते हैं फोर्स के टर्म में। इसके एप्लीकेशंस कहाँ होगी, यूज्ड इन व्हीकल लोड मेजरमेंट, यूज्ड इन फोर्स डायनेमोमीटर्स and used to measure force when the load is unsteady। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।